तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रविंदर सिंह दी हेल्पिंग हैंड्स पर। आज हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारे संविधान का पार्ट 4 है, जिसमें हम सभी के इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं, इसके पीछे क्या क्या सेंक्शंस थी और इसको कैसे कैसे क्रिटिसाइज़ किया गया था। आगे बढ़ते अपनी वीडियो में दोस्तों, देखते रहिए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों DPSP की। देखिए DPSP बेसिकली वो पॉलिसीज़ हैं जो हमारे संविधान के पार्ट 4 में लिखी गई हैं। जहाँ पर हमारे आर्टिकल्स 36 से 51 तक, जहाँ पर सभी DPSP के बारे में बताते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताते हैं। बेसिकली ये एक तरीके के राइट्स हैं जो सरकार आपको जब उनके पास संसाधन हो जाएंगे तब आपको वो देंगे। अभी देना ना देना सरकार के हाथ में है। चलिए दोस्तों, जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे, जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ये जो DPSP का जो विचार था, ये इन्होंने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया था और आयरलैंड ने खुद ने ये स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया था। ये एक दिलचस्प बात है। हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, उन्होंने, ये आपको पता ही होगा, हमारा जो संविधान है वो 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद बनाया गया है। तो जो चीज़ें अच्छी हैं दूसरों के संविधान में, वो हमने बोरो की हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको आगे पता चलेंगी। तो ये जो DPSP है बेसिकली, ये आर्टिकल 36 से 51 तक लिखा हुआ संविधान में, पार्ट 4 में ये शामिल है। और जो निर्माता थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने आयरलैंड के आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये बोरो किया था। और खुद आयरलैंड ने ये जो प्रावधान था, ये स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया था। इसीलिए ये स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया था। अब बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो फ्रेज है दोस्तों, ये जो फ्रेज है बेसिकली ये क्या डिनोट करता है? ये उन विचारों को डिनोट करता है जो किसी भी राज्य को, किसी कंट्री को अपने दिमाग में रखने चाहिए जब वो कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रही हो, कोई भी पॉलिसी बना रही हो, या कोई कानून लागू कर रही हो, या कोई कानून बना रही हो। तो ये उनको मतलब जो लोगों के भलाई के बारे में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखो हमें संविधान में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और DPSP दिए गए हैं। तो जो हमारे BN राव साहब थे, जो संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि इनको 2 कैटेगरीज में बांट दिया जाए। जो बेनेगल नरहरि राव साहब थे, उन्होंने कहा था कि 2 कैटेगरीज में बांट दिया जाए, एक तो जस्टिशिएबल होगा और एक नॉन जस्टिशिएबल होगा। उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स को जस्टिशिएबल कैटेगरी में रखा गया और DPSP को नॉन जस्टिशिएबल कैटेगरी में रखा गया। ये तो हमें ये दे दिया गए। और ये भी एक तरीके के फंडामेंटल राइट्स ही हैं जिन्हें सरकार के पास होते हैं। सरकारों के पास जब इतना पैसा हो, संसाधन हो कि वो हमें इम्प्लीमेंट कर सके इन सब चीज़ों को, तो वो हमें दे देंगे। इसे कोर्ट में जाकर नहीं लागू करवाया जा सकता, बल्कि फंडामेंटल राइट्स को कोर्ट में जाकर लागू करवाया सकता है। ये बात मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता ही चुका हूं। अब DPSP बेसिकली क्या है? अगर आपको याद होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 में अंग्रेज लेकर आए थे, उसमें भी कुछ ऐसी ही बातें लिखी थी। उसमें भी कुछ इंस्ट्रक्शंस पास ऑन किए थे, जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये कुछ उसी से रिजेंबल करता है, लगभग उस जैसा ही है, लगभग सेम है। तो आप देखेंगे कि जितना भी आपको ये DPSP दिखाई दे रहा है, जितना भी आपको ये 36 से लेकर 51 तक ये जितना भी हमारा DPSP है, बेसिकली ये जो अंग्रेज़ों का जो कानून आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है ना, ये उसी से मेल जोल खाता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को क्लासीफाई किया था बेसिकली 3 कैटेगरीज के तौर पर। देखो हमारी जो DPSP है, इनको लेकर किसी ना किसी का कुछ ना कुछ विचार था। तो एक आइडियोलॉजी बेसिकली फॉलो की जाती है यहाँ पर, ठीक है ना, एक विचारधारा या कुछ सिद्धांत जो हमारे बड़े बड़े उसने दिए थे, क्या बोलते हैं, महान आदमियों ने दिए थे। लेकिन इसको लेकर
यहाँ पर कुछ सिद्धांत सामाजिक सिद्धांत हैं, कुछ गांधी जी के सिद्धांत हैं, और कुछ जो हमारे इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी जो हैं उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे डीपीएसपी को लेकर। तो इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहला सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। देखिए, सोशलिस्ट प्रिंसिपल बेसिकली डीपीएसपी क्या है? इट एम्स एट प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, यानी कि सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने की बात करता है। और डीपीएसपी हमेशा वेलफेयर स्टेट की बात करेगा, एक ऐसे समाज की बात करेगा जहां पर लोगों की भलाई की जा सके, जहां लोगों की भलाई की जा सके, लोगों का वेलफेयर किया जा सके। ठीक है, तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स बेसिकली क्या दिलाता है हमको? सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाता है। और गांधीयन प्रिंसिपल, ये बेसिकली गांधी के जो विचार हैं, जो नेशनल मूवमेंट के द्वारा उन्होंने अपने विचार रखे थे, ये उन प्रोग्राम्स के बारे में है। और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करें तो ये बेसिकली लिबरलिज्म जो है बेसिकली ये एक लैटिन शब्द है जो लाइबर शब्द से आया है, और लाइबर का अर्थ होता है फ्री। यह आप कई बार पढ़ चुके होंगे। लाइबर शब्द से लिबरलिज्म बनता है, और लाइबर शब्द का मतलब है फ्री। लाइबर क्या है? बेसिकली एक लैटिन वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के बारे में जान लेते हैं, जिसमें एक आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 38। देखो, आर्टिकल 38 ये कहता है कि अगर हमें वेलफेयर को प्रमोट करना है लोगों के, तो हमें एक सोशल ऑर्डर सिक्योर करना होगा, जहां पर हमें उनको न्याय देना होगा। किस प्रकार? हमें उन्हें सामाजिक न्याय देना होगा, हमें उन्हें आर्थिक न्याय देना होगा, हमें उन्हें राजनीतिक न्याय भी देना होगा। इससे राजनीतिक न्याय देने से क्या मतलब है? ताकि जो लोगों के बीच में इनइक्वालिटी है, इनकम को लेकर, जो स्टेटस को लेकर इनइक्वालिटी है, जो फैसिलिटीज़ या प्रिविलेजेस दी जाती हैं कुछ एक कम्युनिटीज़ को, उसको लेकर जो इनइक्वालिटी और जो अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर इनइक्वालिटी है, इसे हमें अबॉलिश करना होगा, हटाना होगा, और अपने लोगों को एक समान जो है नज़र से देखना होगा। आर्टिकल 39 की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर 4 प्रावधान हैं। चलिए, सबसे पहले आर्टिकल 39 बात करता है कि हमें क्या सिक्योर करना है। हमें राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन जो है सिक्योर करना है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, लाइवलीहुड का मतलब है रोजगार, जिनसे वो अपना जीवन व्यापन कर सके। जीवन व्यापन करने के लिए रोजगार होना बहुत ज़रूरी है, तो सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ रोजगार क्रिएट किया जाए, या अगर वो कोई काम करता है तो उसको किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाया जाए। ये हमें इंश्योर करना होगा, ये चीज़ हमें सिक्योर करनी होगी। जो भी संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें कम्युनिटी के लिए रखना होगा और इक्विटेबल रखना होगा, यानी कि संसाधनों पर किसी एक का आधिपत्य नहीं होगा, ये सभी के लिए है, ताकि सभी का कॉमन गुड किया जा सके। ठीक है, अब जो वेल्थ है उसका कंसंट्रेशन किसी भी एक उसके हाथ में ना हो कि भैया समाज का सिर्फ एक तबका ही इतनी बड़ी दौलत को अपने पास सकता है। देखिए, जो सरकारी पैसा है, जो सरकारी खजाना है, या यूं कह लीजिए जो हमारे देश का पैसा है, जो वेल्थ है, बेसिकली उसको किसी एक के हाथ में ना रखा जाए, वो सभी के लिए है। और जितना भी देश में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, इस पर किसी एक का आधिपत्य ना हो, मोनोपोली ना हो किसी की, सभी को क्या मिल लिया जाए, सभी को अपॉर्चुनिटी मिले हमारे प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने की। लोगों को इक्वल पे देना होगा इक्वल वर्क के लिए। देखो, पहले क्या होता था, आदमी और औरत को, देखो मेन एंड वीमेन को सेम काम के लिए अलग अलग वेतन दिया जाता था। आदमी को ज़्यादा वेतन दिया जाता था और औरत को कम वेतन दिया जाता था। तो इसको लेकर क्या हुआ, संविधान में एक आर्टिकल जोड़ दिया गया, और इसमें बोला गया कि देखो, ये आर्टिकल बाद में जोड़ा गया है, मतलब इसमें जो है अमेंडमेंट करके, संशोधन करके ये चीज़ जोड़ी गई है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होगा फॉर मेन एंड वीमेन। आदमी और औरतों के लिए समान वेतन होगा समान काम के लिए। ठीक है, फिर क्या है, जो हेल्थ है हमारी, और जो हमारे हमारे लोगों की जो हेल्थ है, बेसिकली ये हमारे लोगों की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। हमें पूरी तरीके से फैसिलिटीज़ देनी चाहिए लोगों की हेल्थ के लिए, ताकि इससे क्या हो, हमारा जो एक युवा समाज है वो काम अच्छे से कर सके, हमारी जो स्ट्रेंथ है वर्कर्स की वो बनी रहे। और अगेन अगर बच्चों को फोर्सिबल अब्यूज़ किया जाए, यानी कि उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाए या उनको बंधुआ मजदूरी करवाया जाए, तो इसके खिलाफ भी जो है आर्टिकल 39 ही काम आता है। और भी आर्टिकल जिसको लेकर हैं,
ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, देखो बच्चा जब पैदा होता है तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हर उसको प्रॉपर वैक्सीनेशन दिया जाए ताकि उसको कोई अर्ली स्टेज में ही कोई बीमारी ना लगे, ठीक है। पैदा होने के बाद बच्चे के लिए जो भरपूर न्यूट्रिशन है, भरपूर न्यूट्रिशन जो है वो मुहैया कराए सरकार, क्योंकि तभी तो वो बच्चा हेल्दी वे में डेवलप कर पाएगा जब उसको अच्छी वैक्सीन्स, उसको पूरी तरीके से वैक्सीनेट किया जाएगा, उसको अच्छा पोषण तत्व जो है दिया जाएगा, सरकारी उसमें नाम लिखवा के उसको खाना दाना दिया जाएगा जब तक जो है वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा नहीं हो जाता। और दूसरा देखो वैक्सीनेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, फिर हमें अपने बच्चों को एक हेल्दी एनवायरनमेंट भी देना होगा। हमने आगे चलकर आप पढ़ेंगे कि एजुकेशन जो है वो भी मैंडेटरी कर दिए, फ्री एजुकेशन, ये आगे चलकर पढ़ेंगे। चलिए आर्टिकल 39 के एक सब पार्ट के बारे में बात करते हैं, 39A के बारे में बात करते हैं। बेसिकली ये कहता है कि जो गरीब लोग हैं उनको मुफ्त में लीगल एड प्रोवाइड की जाएगी ताकि उनको एक न्याय मिल सके। ऐसा नहीं है ना कि मान लीजिए कोई यहाँ पर कोई अमीर आदमी है और यहाँ पर कोई गरीब आदमी है, तो मान लीजिए इसके पास केस लड़ने के लिए पैसे नहीं है, इसके पास इसके पास सलाह लेने के लिए, कंसल्टेशन लेने के लिए भी इसके पास पैसे नहीं है। तो सरकार क्या कह रही है? सरकार कहती है यदि आपको किसी भी मामले में कोई भी एड चाहिए, कोई भी मदद चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, तो सरकार आपकी मदद करेगी। तो आपको क्या देती है सरकार? फ्री लीगल एड देती है आर्टिकल 39A के तहत। आप कोई भी सलाह लेना चाहते हैं सरकार से किसी भी मैटर में, किसी भी कानूनी मैटर में, तो आप उनसे सलाह बिल्कुल ले सकते हैं, दैट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आर्टिकल 39A आपसे कहता है DPSP के अंदर। अब बात करते हैं आर्टिकल 41 की, टू सिक्योर द राइट टू वर्क, यानी कि देखो काम करने का अधिकार सभी को है, काम करने का अधिकार सभी को है, एजुकेशन का अधिकार सभी को है, और पब्लिक असिस्टेंस यानी कि जितना भी जो भी हमारा पब्लिक डोमेन है इसमें हमें असिस्टेंस यानी कि मदद मिल सके, हेल्प मिल सके, हमें किसी प्रकार का गाइडेंस मिल सके बेसिकली, तो इसके लिए सरकार हमें गाइडेंस देने के लिए भी तैयार है। तो ये आर्टिकल 41 क्या कहता है कि राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन और राइट टू पब्लिक असिस्टेंस ये आपको दिया जाना चाहिए। देखो सब मैंने कहा ना DPSP बेसिकली क्या थे? फंडामेंटल राइट्स ही थे, लेकिन इसको सरकार ने रखा हुआ है, सरकार ने अपने हाथ में रखा हुआ है। जब इनके पास रिसोर्सेज हो जाएंगी ये आपको मुहैया करा देंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप ये लेक्चर सुनकर कहें कि रविंद्र ने कहा था कि ये तो फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल राइट तो जस्टिशिएबल होते हैं, आप कोर्ट पहुंच जाएं इसे लेकर, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल हैं बट DPSP जस्टिशिएबल नहीं है, यानी कि इनको कोर्ट के थ्रू एनफोर्स किया जा सकता है लेकिन DPSP को एनफोर्स कोर्ट के जरिए नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए क्या है ये नॉन जस्टिशिएबल है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आर्टिकल 42 की बात करते हैं। देखिए ये कहा गया कि जहाँ पर भी वर्किंग कंडीशंस हैं वहाँ पर कंडीशन कैसी होनी चाहिए? जस्ट होनी चाहिए और ह्यूमेन कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि काम करने लायक माहौल होना चाहिए, काम करने लायक माहौल होना चाहिए, काम करने लायक माहौल। तो बेसिकली आपने कई बार सुना होगा कि जितने भी कुछ दफ्तर होते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा कि काम करने के जो तरीके हैं वो बहुत ही ज़्यादा इतने अच्छे नहीं हैं, या उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं उनको अच्छे एफिशिएंटली काम करने के लिए। इसीलिए तो यहाँ पर क्या होता है, सरकारी कामकाज धीरे हो जाता है। जब उनके पास रिसोर्सेज नहीं होती तो वो अपनी फुल एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाते। तो उन्होंने कहा कि काम करने के लिए जो संसाधन चाहिए वो हमें पूरे चाहिए और काम करने लायक माहौल चाहिए। ये ना हो कि भाई आदमी जो है वो वुमेन को मोलेस्ट कर रहा है इन प्लेस ऑफ वर्क, तो मोलेस्टेशन भी नहीं चलेगा। ह्यूमन कंडीशन में टाइम का भी एक प्रावधान है कि भाई इतने घंटे ही काम कर सकते हैं, ठीक है ना। जो ऑफिस की जो है वो एक टाइमिंग होगी, लेट अस सपोज सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग मान लेते हैं कि 10 से 6 है, तो ये क्या है, एक ह्यूमन कंडीशन है, काम करने की एक कंडीशन है। हाँ, इन केस ऑफ इमरजेंसी आप सरकार आपसे ज़्यादा काम करवा सकती है, ये कोई फैक्ट्री की तरह नहीं है कि आपको जो है एक्स्ट्रा काम करना ही करना पड़ेगा, इसका एक टाइमिंग है बेसिकली। हाँ, जब कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, जैसे अभी पिछले 2 सालों में हम कोरोना से पीड़ित हैं, ग्रस्त हैं, तो इस काम में जो है हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ रहा है। सभी ने एक्स्ट्रा काम किया है और बहुत सराहनीय काम किया है, भारत सरकार ने भी और भारत सरकार के एम्प्लॉयज़ ने भी बहुत ही सराहनीय काम किया है। तो इसमें क्या है, जस्ट और ह्यूमन कंडीशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कोई फीमेल वर्कर है, कोई
महिला कर्मचारी है, यदि उसको वह प्रेग्नेंट है, यदि वह प्रेग्नेंट है तो उसको मैटरनिटी रिलीफ भी दी जाएगी, उसको खर्चा भी दिया जाएगा, उसे जो है प्रेगनेंसी असिस्टेंस भी मिलेगी, यानी कि उसका जो भी खर्चा होगा वो सरकार उठाएगी उसकी प्रेगनेंसी का। दूसरा, जब वह अपने लास्ट स्टेज में होगी, प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में होगी, तो उसे कुछ ऑफ भी मिलेगा। ऑफ का मतलब क्या है, यहाँ पर उसको छुट्टियाँ भी मिलेंगी, उसको हॉलीडेज भी मिलेंगे, जिसे हम मैटरनिटी लीव कहते हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ उसको हॉलीडेज भी मिलेंगी। तो इतना फ़ायदा जो है सरकारी कर्मचारी होने का मिलता है। चलिए बात करते हैं आर्टिकल 43 की। आर्टिकल 43 कहता है टू सिक्योर अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ठीक है, देखो कहता है कि भैया जो वेजेस हैं, यानी कि जो आपका पैसा है, ये एक मिनिमम रखा जाए, ठीक है ना, जिससे आपका जीवन व्यापन हो सके। एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो डिसेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आप जी तो रहे हैं लेकिन मर मर के जी रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, आप बहुत लेविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं। देखो वो सरकार की एक नीयत पर डिपेंड करता है कि वो आपको कितना डिसेंट लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ दे सकते हैं। लेकिन बेसिकली वो जो एक 3 ज़रूरतें हो ना, घर, रोटी, कपड़ा और मकान, वो ज़रूरत आपकी पूरी करती है सरकार। तो इसी को डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कहा जाता है, जिसमें सोशल और जो कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ हैं सभी वर्कर्स के लिए मिलनी चाहिए। सभी वर्कर्स को क्या मिलना चाहिए, मौके मिलने चाहिए। सभी वर्कर्स को मौके मिलने चाहिए, सामाजिक तौर पर भी और सांस्कृतिक तौर पर भी। और उनको उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी अच्छा होना चाहिए। उनको एक लिविंग वेज, उनको रोजगारी दी जाए, उनको कुछ रोजगारी दी जाए ताकि वो अपना जीवन व्यापन कर सकें। आर्टिकल 47 की बात करते हैं आगे दोस्तों। देखो उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार से मेरा मतलब है स्टेट से है, ठीक है, ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि अपने इलाके में, अपने रीजन में वो न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ाएं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है लोगों का वो बढ़ाएं, जिससे लोगों की पब्लिक हेल्थ इंप्रूव हो। देखो न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, आपने भारत में सुना होगा कि भारत में कुपोषण बहुत ज़्यादा था पहले, ठीक है ना, कुपोषण बहुत ज़्यादा था। तो इसको कम करने के लिए सरकारों ने मिड डे मील प्रोग्राम चलाया, मिड डे मील प्रोग्राम चलाया, जो कि तमिलनाडु में सबसे पहले चला था। अब तमिलनाडु में जब चला तो वहाँ के बच्चे जो थे वो पहले क्या करते थे, लंच हुआ जैसे ही रिसेस होती थी, स्कूल से घर जाते थे खाना खाने, और आधे बच्चे तो स्कूल से वापस ही लौटकर नहीं आते थे। तो सरकार ने ये फैसला किया कि इनको रिसेस में घर ना जाने दिया जाए। जो बच्चे थोड़े से गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अबव पॉवर्टी लाइन है तो वो मिड डे मील का फ़ायदा नहीं ले सकता। यदि वह किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में स्टडी करता है तो उसे मिड डे मील का बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। मिड डे मील के बेनिफिट से हमने क्या किया, हमारे यहाँ पर जो कुपोषण की समस्या थी वो ख़त्म होने लगी, अच्छा खाना प्रोवाइड किया जाने लगा। दूसरा, यहाँ पर बच्चों की देखा गया कि अटेंडेंस बढ़ गई है। कई बच्चे तो खाने के लिए ही स्कूल आते थे, क्योंकि देखो खाली पेट पढ़ाई नहीं होती है। बच्चे वो क्या करते थे, जो स्कूल आते थे, सुबह खाना खा कर आए तो ठीक है, दिन तक भूख लग जाती थी और ध्यान भी नहीं लगता था, तो कंसंट्रेशन जो थी वो भंग हो जाती थी। तो जब उनको अच्छा खाना अच्छा मिलने लगा, उनको न्यूट्रिशन दिया गया, तो उनकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, और कंसंट्रेशन बढ़ते ही क्या हुआ, इनके रिजल्ट्स जो थे वो इम्प्रूव होने लगे। तो मिड डे मील एक बहुत ही अच्छा एक जो है एक्ट था, जो लागू कर जो है सरकार ने लोगों का एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाया, और दूसरा हमारी पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव किया। पब्लिक हेल्थ इम्प्रूव करने से हमारे जो देश का युवा है, जो हमारे देश का आने वाला युवा है, बच्चे हैं जो, इनको किसी प्रकार की मैल न्यूट्रिशन की वजह से कोई डिजीज़ नहीं होता, क्योंकि उनको अच्छा खासा न्यूट्रिशन मिल रहा है। क्योंकि भारत में मैल न्यूट्रिशन की वजह से होने वाले डिजीज़ की बिल्कुल एक हाइक देखी गई थी किसी एक टाइम में, तभी ये सरकार ने फैसला लिया था मिड डे मील का, जो सबसे पहले तमिलनाडु में जो है लागू किया गया था। अब बात करते हैं गांधीयन जो है गांधीयन प्रिंसिपल्स की। गांधीयन प्रिंसिपल्स बेसिकली आर्टिकल 40 इसके अंदर आता है। आर्टिकल 40 के अंदर कहा गया है कि जो है विलेज पंचायत बनाई जाएगी, जिसको एक बहुत सारी जो ज़रूरी ताकतें हैं वो दी जाएगी। एक अथॉरिटेटिव
उनको बनाया जाएगा, एक अथॉरिटी उनको बनाया जाएगा ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सके, अपने आप को सेल्फ गवर्न कर सके। देखो गांधी जी ने कहा था एक बार गांव स्वाधीन हो जाए, एक बार गांव स्वाधीन हो जाए तो बहुत जल्दी जो है हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी। गांव जो होते हैं बेसिकली, जो विलेजेस होते हैं, ये हमारे देश के बैकबोन होते हैं, ये हमारे देश के बैकबोन होते हैं, क्योंकि ये हमें क्या उगा कर देते हैं, ये हमें फूड उगा कर देते हैं, ये हमें खाना उगा कर देते हैं। ज़्यादातर ये 90% खाना जो है ये गांव देहात के इलाके से भारत सरकार को मिलता है। तो इसीलिए विलेज पंचायत को बनाने की बात जो है आर्टिकल 40 में की गई थी। ये बेसिकली आर्टिकल जो है गांधीयन फिलॉसफी का है, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि भैया ये विलेज पंचायत जो है हर गांव में हमें बनानी होगी। ये देखिए विलेज पंचायत आप समझते हैं, ये सरपंच बैठा हुआ है और ये कुछ लोग जो हैं गांव के लोकल लोग हैं जो अपनी समस्या का जो है निदान चाहते हैं सरपंच जी से। तो आर्टिकल 43 की बात करते हैं। आर्टिकल 43 में उन्होंने कहा कि हमें कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए। कॉटेज इंडस्ट्री बेसिकली क्या होती है, जो भी हैंडमेड आइटम्स होते हैं, जो भी हैंडमेड आइटम्स होते हैं जो घरों में, हाउसेज में या किसी छोटे से एक दुकान में कोई चीज़ प्रोड्यूस की जाती है जो फैक्ट्री में प्रोड्यूस नहीं होती, जो प्रोडक्शन किसी घर में किया गया हो और हैंडमेड हो, जिसमें मशीन या फिर फैक्ट्री का रोल बेसिकली ज़ीरो हो, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। तो इसको बढ़ावा देने की बात जो थी आर्टिकल 43 में की गई है। ये आर्टिकल 43 में कहता है कि कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए कोई एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, हम कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बना सकते हैं। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपने एक बहुत बड़ा नाम सुना होगा, अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया, जिसकी आगे बात करने वाले हैं दोस्तों। तो ये जो कॉटेज इंडस्ट्री, इसमें कहा गया था कि रूरल एरियाज़ में इसे हम डालेंगे और ये बहुत ही बेहतरीन कदम होने वाला होगा यदि आने वाले समय में अगर ये हमारे को फंडामेंटल राइट बन जाता है हमारा, तो बहुत ही बेहतरीन, ये जो आत्मनिर्भर भारत का जो हम सपना देखते हैं ये पूरा हो जाएगा हमारा। क्योंकि यहाँ पर जब निर्भर हो जाएंगे लोग अपने आप को, और ये अपने आप को कुछ प्रोडक्टिव काम करके अपना रोज़गार पैदा कर सकते हैं। तो आर्टिकल 43 के ही एक सब सेक्शन की बात करते हैं, आर्टिकल 43B की, जिसमें कहा गया है कि हम हमेशा वॉलंटरी यानी कि खुद की मर्जी से एक ऑटोनॉमस जो कि फंक्शन करेगा, डेमोक्रेटिक कंट्रोल उसके ऊपर होगा, एक प्रोफेशनली वो अपने आप को मैनेज करेंगे, क्या बनाएंगे हम, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाएंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है बेसिकली इसमें शेयर थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का रहता है, थोड़ा बहुत इसमें पब्लिक का शेयर रहता है। ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर में ये मिलजुल कर ये काम होता है। जैसे आपने नाम सुना है अमूल, अमूल की जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो कुछ ये है, आनंद एक गांव है गुजरात के अंदर, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसमें डॉक्टर वर्गीस कुरीन को बोला जाता है। इसमें वाइट रेवोल्यूशन हुआ था, वाइट रेवोल्यूशन के फादर कहा जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरीन को। वाइट रेवोल्यूशन में दोस्तों दूध का उत्पादन बढ़ाया था 1960 के दशक में। आप ये समझ लीजिए, देखो 1949 में बेसिकली डॉक्टर वर्गीस कुरीन को हायर किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, ठीक है ना, उनको हायर किया गया था और उनको कहा था कि दूध का उत्पादन बढ़ाइए। तो यहाँ पर आनंद एक गांव था गुजरात के अंदर, था क्या अभी भी है, माफ़ कीजिएगा, आनंद एक गांव है गुजरात के अंदर। यहाँ पर बोला गया, यहाँ से इन्होंने शुरुआत की डॉक्टर वर्गीस कुरीन ने, और अमूल का जन्म यहाँ से हुआ, अमूल का जन्म यहाँ से। ये बहुत फेमस ये मैस्कट है इसका अमूल का, ये जो लड़की है अटली बटली डिलीशियस वाली। तो यहाँ पर हुआ क्या, बेसिकली यहाँ पर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई अमूल नाम की, जो दूध के उत्पादन को बढ़ा दिया। आप जो दूध सुबह पीते हैं, जो पैकेट वाला है, टेट्रा पैक वाला दूध पीते हैं, बेसिकली ये कोई मशीन में तैयार हुआ दूध नहीं होता है, माफ़ कीजिएगा मित्रों। कई लोगों के मन में गलत फहमी है कि ये पैकेट का दूध है, ये थैली का दूध है, ऐसा नहीं है। ये दूध भी भैंस का ही होता है दोस्तों, ये गाय भैंस का दूध ही होता है, बस इसको पैस्चराइज किया जाता है, बस इसको पैस्चराइज कर थैलियों में पैक किया जाता है, इसीलिए इसको थैली का दूध कहते हैं। पास्चराइजेशन क्या होता है, इसको हीटअप किया जाता है, 70 से लगभग 70 डिग्री के आसपास इसे हीटअप किया जाता है, ताकि इसके अंदर जो तत्काल प्रभाव से जो बैक्टीरिया हैं वो मर जाएं, और फिर इसे पैक कर तुरंत हीट करके 70 डिग्री तक तुरंत इसे रैपिड कूल करके
थैलियों में पैक कर दिया जाता है, सो दैट हम घर में उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल कर लें और इसके सारे बैक्टीरिया जो हैं, जो भी इसके बैड बैक्टीरिया हैं दूध के अंदर, वो मर जाएं और दूध जो है वो हमारे लिए क्या बन जाए, पीने लायक बन जाए। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा अमूल आर्टिकल 43B के तहत जो है हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का निर्माण करते हैं। इसमें कोऑपरेटिव बैंक्स भी आ सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है जो किसी सरकार या किसी प्राइवेट सेक्टर्स को मिलाकर जो है बनाई जाती है। आर्टिकल 46 की बात करते हैं दोस्तों। इन्होंने कहा था कि एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है किसका, हमारे देश में वीकर सेक्शंस का, हमारे SC STs का। वीकर सेक्शंस में आपके OBC भी आते हैं और आपके वो भी आते हैं अनरिजर्व्ड में, वो आते हैं जो वीकर सेक्शन के हैं, जैसे कि जो जिनकी आमदनी जो है वो सालाना 10,000 से कम है, वो भी वीकर सेक्शन में आते हैं। और ये तो थे बेसिकली कास्ट के आधार पर वीकर सेक्शन, क्योंकि इनको गए ज़मानों में बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है। SC STs को बहुत ज़्यादा शोषण इनका किया गया है, इनको मंदिरों में एंट्री नहीं दी जाती थी, इनको मारा जाता था। तो इनके पढ़ाई लिखाई और इनके आर्थिक हितों को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने आर्टिकल 46 में क्या लिखा है कि हम इनके हितों का ध्यान रखेंगे, इनके लिए कुछ चीज़ों का जो है प्रावधान करेंगे, इनको प्रोटेक्ट करेंगे, इनको सोशल इनजस्टिस से बचाएंगे। जितना भी सामाजिक अन्याय होता है, जितना भी इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनसे इनको बचाएंगे, शोषण से इनको बचाएंगे। बात करते हैं आर्टिकल 47 की। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 47 में बात कही गई है कि हम कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स का प्रोहिबिशन करेंगे, यानी इन पर थोड़ी सी रोक लगाएंगे। देखो, कोई भी नशीला पदार्थ आप सजग नहीं कर सकते हैं, आप उनको बिल्कुल ही पब्लिकली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स जैसे कि एल्कोहल है, इसको कंज्यूम ही नहीं करना चाहिए, और जो ड्रग्स हैं इनको तो लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो, ड्रग्स बेसिकली आपने सुना होगा, कोकेन नाम का एक ड्रग आता है, LSD नाम का एक ड्रग आता है। बेसिकली ड्रग्स मेडिसिन को कहा जाता है, ड्रग जो है मेडिसिन को कहा जाता है। जब हम इन मेडिसिन को ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं, तब ये क्या बन जाते हैं, हमारे लिए हानिकारक, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, जो नशीला पदार्थ हो जाए जितना भी, वैसे ये हंसने वाली बात है, कहते हैं कि बियर के अंदर 4 से 6% एल्कोहल होता है, और जो हम कफ सिरप पीते हैं, इसमें 30 से 40% एल्कोहल होता है। तो कई लोग कहते हैं कि बियर पीना जो है वो हानिकारक होता है, कफ सिरप हानिकारक नहीं होता है, जबकि आप खुद देख सकते हैं कि बियर के अंदर सिर्फ 4 से 6% एल्कोहल होता है, और ये कफ सिरप के अंदर 30 से 40% एल्कोहल होता है। तो बेसिकली बियर क्या है, बियर जो है ये ब्रू करके बनाई जाती है, किसको, जौ को। ये जौ का बेसिकली पानी होता है जिसके अंदर ईस्ट मिलाया जाता है, और इसको फर्मेंट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब ये फर्मेंट हो जाती है तो ये बियर बन जाती है। तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी भी प्रकार का अल्कोहलिज्म को बढ़ावा नहीं देता, और बियर पीना ना पीना ये टोटली आपकी इच्छा के ऊपर है, लेकिन कभी पिएं तो लिमिटेड पिएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल हद ही कर दें। लेकिन मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप इसको कंज्यूम करें, आप इसको कंज्यूम ना ही करें, आप इसे भी कंज्यूम ना करें। जो हमारा आयुर्वेदिक उपचार है किसी इन छोटी मोटी बीमारियों का, आप वही करें, आप इन कफ सिरप वगैरह को ना पिएं, यह आपकी हेल्थ के लिए इंजूरियस होता है। तो जितने भी ये अल्कोहलिक ब्रांड्स हैं, जितने भी ये निकोटीन वाले ब्रांड है, जो टबैको इंडस्ट्री है, बेसिकली ये नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि इनके कवर पेज पर लिखा होता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, ड्रिंक्स इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, इट मे कॉजेज कैंसर, तो ये कैंसर भी कर सकते हैं। तो ये नाराज़ हो जाते हैं कि आप ऐसा छापो मत, जिनसे क्या होता है, इनकी सेल जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, तो आर्टिकल 47 क्या कहता है कि हम इस पर थोड़ी सी रोक लगाएंगे, हम इसे नहीं बढ़ावा देंगे। आर्टिकल 48 के बारे में बात करते हैं दोस्तों। आर्टिकल 48 ये कहता है कि गायों का संरक्षण होगा, गौ हत्या नहीं होगी, ठीक है ना, गौ हत्या नहीं होगी। आर्टिकल 48 ये कहता है कि हम प्रोहिबिट करेंगे, इस पर रोक लगाएंगे गाय या गाय के बच्चे या दूसरे दूध देने वाले जानवर, हम इनकी हत्या पर रोक लगाएंगे, ताकि क्या हो, इनकी ब्रीड्स को इम्प्रूव किया जा सके। इनकी ब्रीड को इम्प्रूव करने से क्या होगा, हमें और अच्छा जो क्वालिटी है दूध की
या दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स की क्वालिटी ऑफ मिल्क इंप्रूव होगी। क्वालिटी ऑफ मिल्क इंप्रूव होते ही जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो भी इंप्रूव हो जाएंगे, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो भी इंप्रूव हो जाएंगे। तो आर्टिकल 48 इसकी बात करता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 44 की, जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। ये बेसिकली कहता है, देखो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो और चाहे सिख हो, किसी भी धर्म का कोई भी आदमी हो, भाई लॉ सबके लिए जो है वो इक्वल है, कोई लॉ से बड़ा नहीं है, सब लोग जो हैं एक जैसे हैं और सब लोग कानून के समक्ष बराबर हैं। ये आर्टिकल 14 भी बात करता है। लेकिन अगर आर्टिकल 14 हमारे पास है तो हमें आर्टिकल 44 की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, मुस्लिम जो हैं वो शरीयत कानून को मानते हैं, या इनके लिए एक बोर्ड बना हुआ था वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड के तहत ही इनके मुस्लिम्स के फैसले होते थे। लेकिन आर्टिकल 44 क्या वो करता है, किस चीज़ की अप्रोच करता है? वो कहता है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो चाहे सिख हो, सबके लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन लागू होना चाहिए, सबके लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन लागू होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि भैया अगर हम सब एक हैं, अगर हम सब एक हैं तो कानून भी हम सब के लिए एक ही होना चाहिए। ये नहीं है कि मुस्लिम के लिए अलग एक कानून होगा, हिंदुओं के लिए अलग कानून होगा, सिखों के लिए अलग कानून होगा, क्रिश्चियन के लिए अलग कानून होगा। नहीं, सभी के लिए एक समान कानून होना ज़रूरी है। जैसे आप देखेंगे कि पहले या मुसलमानों को 4 शादियां करने का अधिकार है, या उनको 3 तलाक देने का अधिकार था। देखो, ट्रिपल तलाक जो है वो ख़त्म कर दिया, क्योंकि उस ट्रिपल तलाक से बहुत सारी बुराइयां जन्म लेती है समाज में। उसमें से एक बुराई थी हलाला, जो मुस्लिम औरतों को हलाला करना पड़ता था दोबारा से अपने पुराने शौहर से शादी करने के लिए। तो ये बहुत ही कुरीति थी जिसका अबॉलिशन हो चुका है। बहुत बड़ी शुभकामनाएं, बहुत बड़ी बधाइयां भारत सरकार को भी और सभी मुस्लिम महिलाओं को भी जो इस हलाला वाले प्रोग्राम से बच पाए। आर्टिकल 45 की बात करते हैं। आर्टिकल 45 ये कहता है कि जो भी बच्चे हैं, जो बचपन में उनको भरपूर केयर मिलनी चाहिए। भरपूर केयर से हमारा मतलब है न्यूट्रिशन और वैक्सीन मिलनी चाहिए, जिनसे वो बीमार ना हो। उनको हेपेटाइटिस की वैक्सीन मिलनी चाहिए, रोटा वायरस की वैक्सीन मिलनी चाहिए, और उनको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। आप देखोगे जो जितने भी ये डिस्पेंसरीज वगैरह होते हैं जहाँ पर बच्चों के जन्म होते हैं, ये उनके लिए कुछ मील प्लान करते हैं। हर महीने उनको कुछ जैसे दलिया वगैरह दिया जाता है बच्चे के लिए, माँ के लिए भी होता है, या कुछ जो जितनी भी मील उनको चाहिए ज़रूरत होती है वो सब उनको दिया जाता है, सो दैट उनको एक पूरा प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाए। उन सभी बच्चों को जब वो 6 साल तक के हो जाते हैं, 6 साल तक के हो जाते हैं, तो 6 साल तक उनको सारी वैक्सीनेशन, जितना भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत सरकार चलाती है, वो सारी वैक्सीनेशन इनको मिल चुकी हो। वो पोलियो ड्रॉप्स पी चुके हों ताकि पोलियो उनको ना जकड़े। पोलियो एकमात्र ऐसी वैक्सीन है जो इंजेक्शन के थ्रू ना देकर ओरली दी जाती है, इनकी पिलाई जाती है। ये भी एक फैक्ट है। तो बच्चे जो है बेसिकली जब तक 6 साल के हो जाते हैं तो 6 साल से पहले उनको सारी ज़रूरी वैक्सीनेशन, सारा ज़रूरी न्यूट्रिशन देना, ये भारत सरकार का दायित्व है, ड्यूटी बनती है। बट लेकिन वो मैंने कहा ना, ये डीपीएसपी है, ये डीपीएसपी है। सरकार आपको दे ना दे, ये सरकार के ऊपर है। जब सरकार के पास संसाधन हो जाएंगे तो ये आपको दे दिए जाएंगे। अब बात करते हैं आर्टिकल 48 की। आर्टिकल 48 में कहता है कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको ऑर्गेनाइज किया जाए, ताकि हमारी जो आज की साइंटिफिक दुनिया है और जो आज हम मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें पशुपालन, यानी कि जो पशुओं की घटती संख्या या पशुओं को लगती बीमारी है, इससे इसका निजात पाया जा सके। अगर हमारे यहाँ के जानवर अच्छे होंगे, अच्छे से मेरा मतलब है कि उनका जो मिल्चिंग है वो अच्छा दूध दे पाएंगे, अच्छा लोगों को लिए काम आ सकेंगे। यानी कि जानवरों को बचाना बेसिकली हमारा काम है, जानवरों को बचाना बेसिकली हमारा काम है। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम इनका प्रोडक्शन भी बढ़ाते हैं, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जैसे सेरिकल्चर आता है, सेरिकल्चर सिल्क वर्म से बनता है। सिल्क जो है बेसिकली बहुत टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत काम आता है। ऐसे ही पिसी कल्चर है, पिसी कल्चर बेसिकली मछली उत्पादन है, मछलियों का उत्पादन होता है, यहाँ पर मछली पालन होता है, ताकि अच्छी क्वांटिटी में हमारे पास जो मछलियाँ हैं उनका जो है मार्केट में इसको बेचा जा सके, जिससे क्या है आमदनी, रेवेन्यू जनरेट होता है। एग्रीकल्चर यानी कि यहाँ पर जो टूल्स हैं वो अच्छे मिल सकें, जो प्रोडक्शन है देश का वो बढ़ाया जा सके,
ताकि देश में खाने की कमी ना हो। आगे बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 48A के बारे में, इसी के सबसेक्शन ए के बारे में। इन्होंने कहा था कि भैया हमें अपने वन्य जीव को, अपने वाइल्ड लाइफ को, हमारे जंगलों को हमें प्रोटेक्ट करना होगा, हमें उनके इम्प्रूव करना होगा वहाँ के वातावरण को। आपने देखा होगा जब 1950 से लेकर ये जो 1990 का जो टाइम था, इसमें बहुत ही बड़ी मात्रा में जंगलों को काटा गया है अर्बनाइजेशन के नाम पर, शहरीकरण के नाम पर। क्योंकि देखो शहरों को बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लकड़ी चाहिए खिड़की दरवाजे बनाने के लिए, लड़की माफ़ कीजिएगा लड़की लिख दिया मैंने, लकड़ी चाहिए, ठीक है, लकड़ी चाहिए। और ये लकड़ियाँ से क्या बनता है, खिड़कियाँ बनती हैं, दरवाजे बनते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लकड़ियों से बनती हैं, कुर्सी चेयर वगैरह या टेबल्स वगैरह। तो हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, हमें एफॉरेस्टेशन करनी चाहिए। इसकी जगह पे हमें पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ ही हमारा जीवन है, वन ही जीवन है, ठीक है, वन ही जीवन है, ये नारा भी बहुत ज़रूरी है, वन ही जीवन है। तो बेसिकली हमें एफॉरेस्टेशन को अप्रोच करना चाहिए, हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, हमें अपने जंगलों को बचाना चाहिए। हम जंगलों को बचाएंगे तो उनमें रह रही जो हमारी ट्राइब्स हैं, हम उन्हें भी बचा पाएंगे। उनके कल्चर्स का ध्यान रखना, उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखना भी हमारा ही दायित्व है। अब बात करते हैं न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। देखो कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो थे संविधान में शुरू में ही लिख दिए गए थे, और कुछों को क्या किया गया था, शामिल किया गया था नए नए अमेंडमेंट करके। अब जैसे अगर आप देखेंगे 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इस अमेंडमेंट को करके भारत सरकार ने कुछ 4 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो थे वो जोड़े थे, जिसमें से आपका आर्टिकल 39 है। आर्टिकल 39 जो था वो इसी से जोड़ा था। फिर 39A था जिसके बारे में हमने आगे पीछे बात की थी। 39A, 43A जो था वो भी इसके बारे में भी हमने बात की थी, ये भी इसमें ही जोड़ा गया था। और 48A जिसके बारे में अभी हमने जस्ट पीछे बात की। ये 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो थे इसमें जोड़े गए थे। 44th अमेंडमेंट एक्ट की बात करें, 44th अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो इसमें एक आर्टिकल 38 जोड़ा गया था। इसमें आर्टिकल 38 यही कहता है कि मिनिमाइज़ करना चाहिए हमें इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को, इसको मिनिमाइज़ करना चाहिए। इससे क्या होगा, आर्टिकल 38 से इससे क्या होगा, हमारे लोगों का जीवन जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। फिर अगर आर्टिकल 38 इसमें जोड़ा गया। 86th अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं जो सन 2002 में लागू किया गया था। 86th अमेंडमेंट के तहत क्या हुआ था, जो आर्टिकल 45 था जो एजुकेशन की बात करता था, उस सब्जेक्ट ऑफ मैटर को इससे हटाकर एलिमेंट्री एजुकेशन को कंपलसरी करते हुए एक फंडामेंटल राइट बना दिया, और इसे आर्टिकल लाइफ एंड लिबर्टी सब सेक्शन ए के तहत जो था मूव करा दिया गया, इसे चेंज करके दिया। आर्टिकल 45 DPSP में, आर्टिकल 21 ये आपका फंडामेंटल राइट है, आपका फंडामेंटल राइट है। ये 86th अमेंडमेंट एक्ट सन 2002 में से करके इसे आर्टिकल 21A के अंडर लाया गया था। अब बात करते हैं 97th अमेंडमेंट एक्ट की जो सन 2011 में हुआ था। इसमें भी एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो था वो जोड़ा गया था, और वो था आपका 43B, जिसके बारे में मैंने पीछे बात की थी कि भैया हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल जोड़ रहे हैं, जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लेकर जो काम है वो आर्टिकल 43B के अंडर आएगा। अब बात करते हैं, एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा। मैंने कहा था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो DPSP हैं, ये आपके जस्टिशिएबल हैं और ये आपके नॉन जस्टिशिएबल हैं। क्योंकि जो BN राव साहब थे, जो बेनिकल नरहरि राव साहब थे, जो संविधान के सलाहकार थे, एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सभा के, उन्होंने कहा था, उन्होंने रेकमेंड किया था कि अधिकारों को, इंडिविजुअल्स के जो अधिकार हैं उनको 2 कैटेगरीज में बांट दिया जाए। एक तो जस्टिशिएबल हो, दूसरा नॉन जस्टिशिएबल हो। जस्टिशिएबल वाले बने आपके फंडामेंटल राइट, जिनको आप कोर्ट में इन्फोर्स करा सकते हैं अगर आपका कोई भी आपके अधिकारों का हनन करते हैं। ये मूल रूप में 6 होते हैं। आप मेरा दूसरा लेक्चर देख सकते हैं, उसके बारे में फंडामेंटल राइट पार्ट 3 के बारे में मैंने तफसील से बात की है। नॉन जस्टिशिएबल की बात करें तो आप इन्हें, ये सरकार के मूड के ऊपर है, वो दे ना दे, ठीक है, जब सरकार के पास संसाधन हो जाएंगे तभी आपको दे देंगे, तो ये नॉन जस्टिशिएबल है। इनको लेकर आप कोर्ट मूव नहीं कर सकते कि भाई मेरे पास तो आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 कहता है भाई मैं तो कोर्ट जा सकता हूँ। कोर्ट जा जरूर सकते हो, लेकिन आप DPSP को एनफोर्स नहीं करा सकते, क्योंकि संविधान में लिखा ही हुआ है कि ये नॉन जस्टिशिएबल हैं, ये नॉन एनफोर्सिएबल हैं। आप इनको नॉन इन्फोर्स नहीं करा सकते कोर्ट के माध्यम से। तो काफ़ी बातों के बाद जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उन्होंने इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया। अब आगे बात आती है क्रिटिसिज्म
डीपीएसपी के बारे में। देखो डीपीएसपी का क्रिटिसाइज इन्होंने किया और बहुत ही ज़्यादा कुछ जो थे, कुछ लोग इसके सपोर्ट में थे, कुछ लोग इसके अगेंस्ट थे। तो जो लोग इसके अगेंस्ट थे, जैसे इसमें केटी शाह एक एडवोकेट थे, इकोनॉमिस्ट थे, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हैं। कुशाल तलाक्सी शाह जो थे, केटी शाह जो थे, इन्होंने डीपीएसपी को कंपेयर किया। क्या इन्होंने कहा कि ये तो वो चेक है बैंक का जो भैया बैंक चाहेगा तभी पे किया जाएगा, जब बैंक का मर्जी होगा। ये क्या है, एक चेक है, ठीक है ना, आपने इसमें सब कुछ भर दिया कि पे भाई फलाना फलाना, इसमें आपने अमाउंट भी भर दिया और यहाँ साइन आपने जमा भी कर दिया इसको। अरे भैया जब बैंक का मर्जी होगा ये तभी कैश होगा, ये जो चेक है ये आपको तभी क्रेडिट होगा जब बैंक की मर्जी होगी। तो केटी शाह ने क्या कहा कि डीपीएसपी और कुछ नहीं है, बेसिकली ये एक तरीके का ऐसा चेक है कि जब बैंक के पास रिसोर्सेज, बैंक से यहाँ का मतलब क्या है, कंट्री, सरकार, गवर्नमेंट या स्टेट, जब इनका मूड होगा, मूड से भी ना बात बने, तो जब इनके पास रिसोर्सेज होंगी तब ये आपको जो है मिलेगा। फिर एक और हमारे मेंबरान थे नसरुद्दीन, उन्होंने कहा था कि भैया ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये बेसिकली उन्हीं वायदों की तरह है जो हम 1 जनवरी को करते हैं और उन्हीं वायदों को जो हम 2 जनवरी को तोड़ देते हैं। जब न्यू ईयर आता है तो 1 जनवरी को हम अपने आप से वादा करते हैं कि मैं आज से रोज़ एक्सरसाइज करूंगा, और आप 1 तारीख को तो एक्सरसाइज करने जाते हैं परंतु 2 जनवरी को आप एक्सरसाइज करने नहीं जाते हैं, तो आप अपना वादा तोड़ देते हैं। तो नसरुद्दीन शाह कह रहे हैं कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और कुछ नहीं है, ये उन्हीं वायदों की तरह हैं जो हम 1 जनवरी को करते हैं और 2 जनवरी को उन्हें तोड़ देते हैं। तो ये कुछ क्रिटिसाइज इन्होंने किया था, और भी कुछ लोगों ने क्रिटिसिज्म किया था इसमें। जैसे अगर मैं बात करूं इनकी, केटी शाह की बात मैंने की, नसरुद्दीन शाह की बात मैंने की, तो ऐसे ही हमारे टीटी कृष्णमाचारी थे, उन्होंने कहा था कि ये डीपीएसपी क्या है, डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स हैं। और हमारे जो एक और मेंबरान थे उन्होंने कहा था कि ये मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशंस है। यानी कि देखो कुछ लोग तो सपोर्ट में थे, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में थे। तो ये हमने किसकी बात करी है, जो इसके अगेंस्ट में थे, जो डीपीएसपी के अगेंस्ट में थे, जिन्होंने क्रिटिसाइज किया था। मतलब ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही अगेंस्ट थे, लेकिन इन्होंने इसकी आलोचना की, ठीक है ना, इन्होंने इनकी आलोचना की। देखो आलोचना करना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर किसी, देखो पक्ष और विपक्ष दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो ये थे हमारे डीपीएसपी जिसके बारे में हमने बहुत जो है डिटेल में आज बात की है। और यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता हो तो दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा सो दैट मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपका कोई सजेशन है तो आप मुझसे मेल के ज़रिए भी बात कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से भी अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, मेरे साथ साझा कर सकते हैं। मैं सभी कमेंट्स को ध्यान से पढ़ूंगा, और अगर कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है, आपके सजेशंस मुझे अच्छे लगते हैं, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो मैं बहुत खुश होऊंगा उसे आंसर करके। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा आप सभी अपने और अपनों का। धन्यवाद दोस्तों।